स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। लास्ट वीडियो में हमने इस चैनल पर छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का एमसीक्यू क्वेश्चन किया था, जिसमें टॉप 100 के आसपास क्वेश्चन थे। आज हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे स्टेट एग्ज़ाम के लिए, पीएससी के लिए और आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास रतनपुर के कलचुरी वंश, रायपुर के कलचुरी वंश से प्रारंभ होते हुए हमारे काकती वंश तक कंप्लीट होता है। तो एक एक करके हम देखते जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले रतनपुर के कलचुरी वंश को कंप्लीट करेंगे, फिर रायपुर के कलचुरी वंश में जाएंगे, फिर कलचुरी कालीन प्रशासन को देखेंगे कि कलचुरी काल के लोग कैसे प्रशासन करते थे, नगरीय व्यवस्था कैसी थी, उनका संस्कृति क्या था, रहन सहन कैसा था। फिर कलचुरी कालीन कला एवं संस्कृति से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट कवर्धा के फड़ी नागवंश को देखेंगे। कवर्धा, जिसका अभी नाम है कबीरधाम, उसके फड़ी नागवंश को देखेंगे। उसके बाद बस्तर के छिंदक नागवंश को देखेंगे। नागवंश हमारे छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के थे, एक फड़ी नागवंश और एक छिंदक नागवंश। तो इसको याद रखिए, बस्तर के छिंदक नागवंश। फिर काकतीय वंश को देखेंगे, जो बस्तर के थे। फिर विविध प्रश्न देखेंगे, जो इन सब से रिलेटेड और महत्वपूर्ण जो प्रश्न बच जाते हैं उसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, रतनपुर के कलचुरी वंश को। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका शासनकाल 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले वंश कलचुरी वंश थे। इस वंश का स्थापना कलिंग राज ने किया था और इस वंश के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह, जो रतनपुर शाखा के अंतिम शासक थे। तो वहीं अमर सिंह देव रायपुर शाखा के अंतिम शासक थे। इनके प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र थे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वंश से लेकर पहला क्वेश्चन। ये बहुत महत्वपूर्ण वंश है, इससे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए तुम्बाड़, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी रतनपुर, ऑप्शन डी सिरपुर। तो इस वंश का पहला राजधानी क्या था? तुम्बाड़ था। और कलिंग राज, जो इस वंश के संस्थापक थे, उसने तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। व्याख्या, त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोकल्य देव द्वितीय के 18 पुत्रों में से एक कलिंग राज ने लगभग 1000 ईस्वी में तुम्बाड़ क्षेत्र को जीतकर छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज स्थापित किया तथा तुम्बाड़ को अपनी और कलचुरी राजवंश की प्रथम राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कलचुरियों ने सर्वप्रथम इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? तो हमने अभी ऊपर देखा था, ऑप्शन ए तुम्बाड़ में सर्वप्रथम अपनी सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी तुम्बाड़ में स्थापित की थी। अभी हमने देखा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। कलचुरी राजाओं की समय समय पर परिवर्तित राजधानी। पहला, कलिंग राज ने सर्वप्रथम तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाई। दूसरा, रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर नगर बसाकर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। तीसरा, बहरेंद्र साय भी बोला जाता है, बहरेंद्र साय भी, इन्होंने छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कलिंग राज था। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कलिंग राज को माना जाता है। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की रतनपुर शाखा का संस्थापक कलिंग राज है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की रायपुर शाखा का संस्थापक केशव देव या लक्ष्मी देव को माना जाता है। केशव देव या लक्ष्मी देव को माना जाता है। छत्तीसगढ़ में मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक
रघुनाथ सिंह थे। छत्तीसगढ़ में जब मराठों का आक्रमण हुआ तब प्रथम कलचुरी शासक जो इनके अधीन थे वो रघुनाथ सिंह थे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह थे। अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्न में से किस स्थान के थे? ऑप्शन ए माहिष्मती। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी राजवंश आया था वो माहिष्मती से आया था। ये इंदौर के आसपास है। व्याख्या, है ये वंशी शासक माहिष्मान के महिष्मती नगर बसाया था। माहिष्मान ने महिष्मती नगर बसाया था। यह इंदौर रियासत के निकट स्थित है। माहिष्मती आद्य कलचुरियों की कुल राजधानी थी। आद्य कलचुरियों की कुल राजधानी थी। अतः छत्तीसगढ़ के रतनपुर के शासन करने वाले कलचुरी माहिष्मती नामक स्थान से संबंधित थे। तो वही बताया गया। नेक्स्ट, एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन थे? एक कलचुरी जो शासक था उसने कौशल के सोमवंशीय शासक से पाली नामक क्षेत्र को जीता था। वह कौन थे? ऑप्शन ए शंकरगढ़ द्वितीय मुगदंतु, ऑप्शन बी कौंकल्य प्रथम, ऑप्शन सी बालहर्ष, ऑप्शन डी युवराज प्रथम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शंकरगढ़ द्वितीय मुगदंतु, जिन्होंने पाली क्षेत्र को जीता था सोमवंशीय शासक से। व्याख्या, त्रिपुरी कलचुरी कौंकल्य देव के 18 पुत्र में से एक शंकरगढ़ मुगदंतु द्वितीय ने कोंकण क्षेत्र में स्थित पाली को जीता था। हालांकि इतिहासकारों में बाणवंशी तथा सोमवंशी शासकों को लेकर मतभेद है कि वो बाणवंशी थे कि सोमवंशी थे। इस बात को लेकर मतभेद है कि शंकरगढ़ मुगदंतु द्वितीय ने किसे पराजित किया था। नेक्स्ट, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? जो त्रिपुरी थी उसमें से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? ऑप्शन ए लहुरी शाखा, ऑप्शन बी बेहुरी, ऑप्शन सी त्रिपुरी, ऑप्शन डी कलिंग, ऑप्शन ई सरबपुरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लहुरी शाखा। लहुरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। व्याख्या, सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि कलचुरी शासक स्वयं को हैहय वंशी सहस्त्रार्जुन का वंशज मानते थे। आरंभिक दौर में हैहय वंशी महिष्मान ने महिष्मती नगर बसाया और यही कलचुरियों की कुल राजधानी बनी। इसके बाद साम्राज्य विस्तार करते हुए कलचुरी शासकों ने कालंजर, त्रिपुरी, प्रयाग, काशी, रतनपुर तथा रायपुर आदि को जीता और क्रमशः अपनी राजधानी बनाई। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ में मूलतः त्रिपुरी के कलचुरियों ने शासन किया, लेकिन विशेष रूप से त्रिपुरी के कलचुरियों की लहुरी शाखा ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता 10वीं शताब्दी में स्थापित की, जो 18वीं शताब्दी तक कायम रही। हालांकि इस बात को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। तो लहुरी शाखा ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी 10वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी तक यह कायम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो माण राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। कहने का मतलब तुम्बाड़ को अपनी राजधानी कौन कौन से शासकों ने बनाया था? पहला कलिंग राज, दूसरा कमल राज, तीसरा रत्नराज, चौथा प्रतापमल। तो कलिंग राज ने तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाई थी और कमल राज ने भी बनाई थी, और रत्नराज तुम्बाड़ में शासन करने वाला अंतिम शासक था। उसके बाद इन्होंने रतनपुर नगर को बसाया और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई। तो पूरे के पूरे अपने जीवन काल में शासन जिन्होंने किया वो कौन कौन थे? कलिंग राज और कमल राज थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। व्याख्या, तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाकर शासन करने वाले कलचुरी शासक निम्न हैं।
पहला कलिंग राज, इन्होंने 990 ईस्वी से 1010 ईस्वी तक कलिंग कुमार पर शासन किया कलिंग राज ने। दूसरा कमल राज, इन्होंने 1020 ईस्वी से 1045 ईस्वी तक शासन किया। फिर तीसरा रत्नराज प्रथम, इन्होंने 1045 ईस्वी से 1065 ईस्वी तक किया, उसके बाद रतनपुर को बसाया। नोट, तोमाड़ को राजधानी बनाकर शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक रत्नराज प्रथम थे, क्योंकि रत्नराज प्रथम ने अपने शासनकाल में रतनपुर नगर की स्थापना करते हुए रतनपुर को कलचुरियों की नवीन राजधानी बनाया। अतः रतनपुर को राजधानी बनाकर शासन करने वाले कलचुरी शासक रत्नराज प्रथम थे। ये यहाँ ध्यान देना, यहाँ पास ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1010 ईस्वी लिखा है, ये 1020 ईस्वी तक कलिंग राज ने शासन किया था तुमाड़ पर। उसके बाद कमल राज ने 1020 ईस्वी से आरंभ करके 1045 ईस्वी तक शासन किया। तो ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है। कलिंग राज का शासनकाल 990 ईस्वी से लेकर 1020 ईस्वी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तोमाड़ राजधानी से शासन किया। सेम वही क्वेश्चन है। पहला है लक्ष्मण राज, दूसरा कलिंग राज, तीसरा कमल राज, चौथा रत्नराज। तो इसमें हमारा कलिंग राज, कमल राज और इसमें 3 ऑप्शन दिया है, तो रत्नराज भी होगा। रत्नराज ने यहीं पर तुमाड़ में रह के ही रतनपुर नगर को बसाकर अपना दूसरा राजधानी बनाया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे? तो अभी हमने देखा रत्नराज प्रथम थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो रत्नराज ने बनाई थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया? महामाया जो मंदिर है, प्राचीन महामाया मंदिर, वो किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया है? ऑप्शन ए रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन बी बिंबाजी भोसले, ऑप्शन सी राजा कामसेन, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य, ऑप्शन ई राजा हर्षगुप्त। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रत्नदेव प्रथम, जिसे रत्नराज भी कहा जाता था। कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में रतनपुर में स्थित महामाया मंदिर बना। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, 11वीं शताब्दी, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमोमंडल के अधिपति वज्जू की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम था? कोमोमंडल एक जगह था, उसके अधिपति वज्जू की पुत्री थी नोनल्ला, उससे किस कलचुरी शासक ने विवाह किया था? ऑप्शन ए रत्नराज प्रथम, ऑप्शन बी रत्नदेव द्वितीय, ऑप्शन सी प्रतापमल, ऑप्शन डी जाजल्यदेव प्रथम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रत्नराज प्रथम। रत्नराज प्रथम ने नोनल्ला से विवाह किया था। व्याख्या, कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने कोमोमंडल के अधिपति वज्जू की पुत्री नोनल्ला से विवाह किया था। माना जाता है कि कोमोमंडल वर्तमान का पेंड्रा क्षेत्र हुआ करता था। रत्नदेव और रत्नराज दोनों सेम है ना, रत्नराज प्रथम ऑप्शन में लिखा हुआ है और यहाँ रत्नदेव लिखा है, तो कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन बी पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन सी रत्नदेव द्वितीय, ऑप्शन डी पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रत्नदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करी थी। व्याख्या, सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करने वाले शासक, पहला महाशिव तीवर देव सरबपुरीय वंश के थे, उन्होंने भी सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। दूसरा पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी वंश के थे, जिन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था।
तो ये गलत है। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण रतनपुर में नहीं तुम्बाड़ में कराया था। रत्नदेव प्रथम ने पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण तुम्बाड़ में करवाया था, तो ये गलत है। दूसरा, उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था, तो ये भी गलत है। ये उनके दरबार में नहीं था, ये कलचुरी कालीन प्रमुख साहित्यकार थे। नेक्स्ट, उसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो ये सही है। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया था, तो ये भी गलत। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या सही है ये बताना था। व्याख्या, पृथ्वीदेव प्रथम ने तुम्बाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। राजशेखर पृथ्वीदेव प्रथम के दरबार में नहीं था, बल्कि कलचुरी कालीन प्रमुख शासक था। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। पृथ्वीदेव प्रथम के सामंत जयदेव ने डांडोरा, सरगुजा तथा देवसिन्हा ने कोमोमंडल पेंड्रा को विजयी किया था। तो पृथ्वीदेव प्रथम के जो सामंत थे जयदेव, उन्होंने डांडोरा, सरगुजा, वर्तमान के सरगुजा को, तथा देवसिन्हा ने कोमोमंडल पेंड्रा को विजय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? ऑप्शन ए कमलराज, ऑप्शन बी रत्नराज प्रथम, ऑप्शन सी जाजल्यदेव प्रथम, ऑप्शन डी पृथ्वीदेव प्रथम। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम ने बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था। व्याख्या, जाजल्यदेव प्रथम ने बस्तर के छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया और साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर जाजल्यदेव ने उन्हें छोड़ दिया। सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर उन्हें छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पहले क्वेश्चन जैसा ही है। इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार किया? तो अभी ऊपर हमने देखा था, सेम क्वेश्चन था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जाजल्यदेव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को पराजित किया था? तो सोमेश्वर देव को किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जाजल्यदेव प्रथम को ही जांजगीर शहर का जन्मदाता कहा जाता है। इनका नाम भी जांजगीर और जाजल्य मैच खा रहा है। जाजल्यदेव प्रथम ने ही जांजगीर शहर को बसाया था। व्याख्या, जाजल्यदेव प्रथम ने जाजल्यपुर नगर बसाया था, जो वर्तमान का जांजगीर शहर के रूप में चिन्हांकित है। यह प्रतिवर्ष जाजल्यदेव द्वितीय की स्मृति में जाजल्य महोत्सव का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने किया था? ऑप्शन ए जाजल्यदेव प्रथम, ऑप्शन बी जाजल्यदेव द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन डी रत्नदेव प्रथम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा जाजल्यदेव प्रथम। व्याख्या देख लेते हैं। जाजल्यदेव प्रथम ने जांजगीर शहर में विष्णु मंदिर नकटा मंदिर का निर्माण कराया था। विष्णु मंदिर को ही नकटा मंदिर कहा जाता है। साथ ही कोरबा में स्थित पाली का शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। जाजल्यदेव प्रथम ने ही पाली का शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार का मतलब उसका निर्माण, मरम्मत करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत कराने वाले कलचुरी शासक कौन थे? अभी देखा था। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इसका, जाजल्यदेव प्रथम ने ही पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे?
ऑप्शन ए पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन बी जाजलदेव द्वितीय, ऑप्शन सी जाजलदेव प्रथम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जाजलदेव प्रथम ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे। व्याख्या, कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने त्रिपुरी के कलचुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर छत्तीसगढ़ से स्वर्ण सिक्के को प्रचलन चालू किया, जिसमें श्री जाजल्यदेव गजसाइल अंकित था। पहले क्या था, त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीन थे, जो छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक थे वो। तो जाजल्यदेव प्रथम ने उनकी अधीनता को अस्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ से स्वर्ण सिक्के को चलाया था। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, त्रिपुरी के कलचुरी वंश की अधीनता को किसने अस्वीकार करके स्वर्ण सिक्के चलाए थे? तो जाजलदेव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य कथन को बताना है। ऑप्शन ए, उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया था। तो ये सही है, जो त्रिपुरी नरेश थे गयाकर्ण, उनके आक्रमण को विफल किया था कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय ने। दूसरा, उसके राज्य पर अंतवर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया था। तो ये भी सही है। तीसरा, उसने गौड़ बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी। ये भी सही है। ऑप्शन डी, उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ये गलत है। रत्नदेव द्वितीय के सामंत ने विद्रोह नहीं किया था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि क्या गलत है ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगवंशीय अनंत वर्मन चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी व्याख्या में देखा था, रत्नदेव द्वितीय ने चोड़गंग को पराजित किया था। व्याख्या, ओडिशा के गंगवंशीय रत्नवर्मन चोड़गंग के कलचुरी नरेश रत्नदेव द्वितीय ने सिवरी नारायण के समीप हराया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सिवरी नारायण के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगतपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? उससे पहले ये जान लेते हैं कि राजीव लोचन मंदिर को किसने बनाया था। नलवंशीय राजा विलास तुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था और उसका जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय ने किया था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन को बताना है। ऑप्शन ए, उसने त्रिपुरी नरेश गायकवाड़ के आक्रमण को विफल किया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है 23 में जो दिया था वैसे ही है, ये भी सही है। सी बी ए बी और सी सही था। ऑप्शन डी सही है, गलत था। उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ये गलत था, विद्रोह नहीं किया था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में रतनपुर में कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए रत्नदेव द्वितीय, ऑप्शन बी जाजलदेव द्वितीय, ऑप्शन सी पृथ्वीदेव द्वितीय, ऑप्शन डी रत्नदेव तृतीय। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जाजलदेव द्वितीय ने पराजित किया था त्रिपुरी के शासक जयसिंह को। व्याख्या, कलचुरी शासक जाजलदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के कलचुरी शासक जयसिंह को पराजित किया, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। हालांकि जयसिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया था, जो कि असफल रहा। यह युद्ध सिवरी नारायण के समीप हुआ था। इस युद्ध में अल्हड़देव जाजलदेव का सहयोग करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अल्हड़देव जो है जाजलदेव का सहयोग करते हुए वीर गति प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतनपुर के किस शासक को मूल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था?
भारत के जो मूल सम्राट थे जहांगीर, उनकी हाजिरी में किस शासक को रहना पड़ा था? ऑप्शन ए राजा कल्याण साय, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण साय, ऑप्शन सी राजा बहार साय, ऑप्शन डी राजा सुरेंद्र साय। बहार साय को बहारेंद्र साय भी बोला जाता था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा कल्याण साय। राजा कल्याण साय को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कथन और कारण से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का कथन है, कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था। कारण, मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में इसका उल्लेख है। तो ये रतनपुर का शासक था, इसका उल्लेख सम्राट जहांगीर के आत्मकथा पर उल्लेख है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही होंगे। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सत्य है एवं कारण कथन को स्पष्ट करता है। कारण जो है वो कथन को स्पष्ट करता है। ठीक है, मुगल सम्राट के आत्मकथा में ये उल्लेख है कि जो कल्याण साय है वो रतनपुर राज्य का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था? बादल महल बनाने वाला कौन कलचुरी शासक था? ऑप्शन ए कल्याण साय, ऑप्शन बी रत्नदेव द्वितीय, ऑप्शन सी राज सिंह देव, ऑप्शन डी बादल सिंह देव। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज सिंह देव ने बादल महल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्वी 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर मराठा का आक्रमण हुआ था, जब वो बंगाल के अभियान में जाते हैं तब। तो उस समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक कौन था, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी राज सिंह, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रघुनाथ सिंह। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह का शासन था। मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने वर्ष 1741 में उड़ीसा अभियान के दौरान रतनपुर पर आक्रमण किया था। उड़ीसा अभियान या बंगाल अभियान एक ही है, उस समय बंगाल प्रांत और उड़ीसा एक साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो अभी हमने देखा था रघुनाथ सिंह, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था। छत्तीसगढ़ पर कलचुरी वंश के कौन कौन से शासकों ने शासन किया था? ऑप्शन ए मतलब अ जाजलदेव प्रथम, ब रत्नदेव प्रथम, स कमलराज, द जगदेव। तो छत्तीसगढ़ में तो इन चारों ने शासन किया था, लेकिन प्रश्न जो पूछ रहा है सही कालक्रम दर्शाने वाला उत्तर चुनिए। मतलब पहले कौन था फिर दूसरा, ऐसे करके कालक्रम देना है। तो सबसे पहले हमारा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कमलराज पहले आ जाएगा, उसके बाद रत्नदेव प्रथम आ जाएंगे दूसरे में, और फिर आ जाएंगे जाजलदेव प्रथम ये तीसरे में, और उसका जगदेव ये चौथे में। मतलब सा फिर ब फिर अ फिर द, ये हमारा जो है ऑप्शन सी में है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या, कलचुरी वंश के शासकों का क्रम निम्न है। कलचुरी वंश के शासकों के क्रम में पूछा जाता है, अभी आपने देखा था, इसका क्रम देख लेते हैं। पहला था कलिंगराज, फिर कमलराज, फिर रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, फिर जाजलदेव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर जाजलदेव द्वितीय। यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, याद करने का जो ट्रिक है वो है के
K2RPJ, इसको ब्रैकेट में होल स्क्वायर। K2 का मतलब के से दो लोग हैं, पहले हैं कलिंगराज फिर कमलराज, इसलिए K2। फिर देखो यहाँ पास रत्नदेव का R, फिर पृथ्वीदेव का P, फिर जाजल देव प्रथम का J, इसलिए लाइन से RPJ। फिर उसके बाद देखो फिर से रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर जाजल देव द्वितीय चालू होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि वो फिर से रिपीट होगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कीजिएगा तो आपको यहाँ तक याद हो जाएगा। बाकी यहीं तक का ही सीक्वेंस ज़्यादा पूछा जाता है। अब आगे का देखते हैं और जो है उसके बाद है जगदेव, फिर रत्नदेव तृतीय, फिर प्रतापमल, फिर बहारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, फिर मोहन सिंह। इस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। इसमें भी इन शासकों को क्रम निर्धारित करने का दिया है, ये चारों ने किया था राज्य। तो देखते हैं सबसे पहले कौन था। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले थे जाजल देव प्रथम ही थे, ये पहले सीक्वेंस में आ जाएंगे। फिर रत्नदेव द्वितीय आते हैं, फिर आते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर प्रतापमल फोर्थ में। तो इसके अकॉर्डिंग पहला, चौथा, दूसरा और उसके बाद तीसरा, ये हमारा है ऑप्शन डी। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची अ छत्तीसगढ़ के कलचुरी को सूची ब उपलब्धियों से सुमेलित कीजिए। मतलब एक तरफ सूची अ में शासक का नाम दिया है और सूची ब में उनकी उपलब्धि दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले अ दिया है, ये है कलिंगराज। कलिंगराज का सबसे बड़ा उपलब्धि तो कलचुरी वंश का स्थापना करना था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये तीसरा नंबर का। मतलब कलिंगराज क्या है, कलचुरी राज्य संस्थापक, उन्होंने इसका स्थापना किया था। फिर पृथ्वीदेव प्रथम है, पृथ्वीदेव प्रथम को इसमें दिया है सकल कौशलाधिपति की उपाधि पृथ्वीदेव प्रथम ने धारण किया था, तो हमारा पहला वाला हो जाएगा। फिर जाजल देव प्रथम, जाजल देव प्रथम जहांगीर के दरबार में जो हाजिरी करता था वो कल्याण साय होता था, तो ये इसका दूसरा हो जाएगा। और जाजल देव प्रथम जो थे बस्तर की नाग शासक सोमेश्वर को हराया था, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, जो आ का है तीसरा, और इसमें जो तीसरा दिया है वो हमारे सी में दिया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ व्याख्या भी वही दिया है, आप इसको देख लीजिएगा जो बताया गया। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कलचुरी शासक दिए हैं और सूची 2 में उनकी उपलब्धि, सेम वैसे ही टाइप का है। पहला पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम को सकल कौशलाधिपति की उपाधि मिली थी, इसलिए ए का हो जाएगा हमारा तीसरा। दूसरा जाजल देव प्रथम, जाजल देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी और राजा सोमेश्वर को हराया था, ऊपर में ये दिया ही है, तो ये हमारा दूसरा ही हो जाएगा। जाजल देव द्वितीय, जाजल देव द्वितीय ने त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह को हराया था, तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक राजा जयसिंह को पराजित किया था। नेक्स्ट है पृथ्वीदेव द्वितीय, ये सेनापति जगतपाल द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखें। इसमें हमारा पहले का हो जाएगा पहले का हो जाएगा तीसरा, और उसके बाद दूसरे का मतलब बी का हो जाएगा दूसरा, उसके बाद ये हो पहले का तीसरा और दूसरा, इसमें अभी सी और ई हो रहा है, और सी का जो है चौथा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ व्याख्या दिया है, इसको देख लीजिए, वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सूची 1 छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक को सूची 2 मुख्य घटना से सुमेलित कीजिए।
पहला कलिंग राज। तो ये कलिंग राज ने कलचुरी वंश का स्थापना किया था और तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाई थी, इसलिए कलिंग राज का तीसरा हो जाएगा। फिर जाजलदेव प्रथम का है, ये बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया था। फिर कल्याण से ये मुग़ल बादशाह के दरबार में उपस्थिति दिया था, इसलिए इसका पहला। फिर रघुनाथ सिंह मराठा के इस समय आत्मसमर्पण किया था सामने। तो इसके अकॉर्डिंग आ का जो है वो 4th नंबर का है, नहीं आ का जो है तीसरे नंबर का है। तो ये तीसरा तो सी और डी दोनों ही हैं, देखते हैं आगे। और उसके बाद है बा का जो है 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बा का 4 सी और डी के अकॉर्डिंग किसी में नहीं था, क्योंकि पहला का तो तीसरा था, आ का तीसरा, तो सी और डी के अकॉर्डिंग होना था। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ डिटेल दिया है, तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कलचुरी के शासक दिए हुए हैं और सूची 2 में उनकी उपलब्धि। सेम वैसे ही है ये भी, और ये ऊपर नीचे दे दिया है। इसमें पृथ्वीदेव प्रथम का क्या है, इन्होंने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये इनका तीसरा हो जाएगा। जाजलदेव प्रथम ने छिदक नागवंशीय राजा सोमेश्वर देव को हराया था, ये हो गया। फिर जाजलदेव द्वितीय ने त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह को पराजित किया था। और पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति जगपाल ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो ये पहले का हमारा, आ का हमारा तीसरा, और बा का चौथा, और सा का पहला। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ डिटेल देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करें रतनपुर के कलचुरी शासक, उनके कार्य। सूची 1 में शासक दिया है, सूची 2 में कार्य दिया है, सेम वैसे ही है। पहला दिया है कमल राज का काम था उत्कल राज्य पर आक्रमण। कमल राज ने उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था, मतलब ए का जो रहेगा 4 होगा। दूसरा जाजल्यदेव प्रथम, इसने चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था। तीसरा रत्नदेव द्वितीय, इन्होंने गंग राजा अनंत वर्मन को पराजित किया था। और लास्ट है जाजलदेव द्वितीय, इनका त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को विफल किया था। इन्होंने त्रिपुरी के राजा जयसिंह के आक्रमण को विफल किया था। तो इसमें क्या है, पहले का 4th हो जाएगा, और डी ही बस ऐसा है जो पहले का 4th दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा डी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या में वही चीज़ दिया है, इसको देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है इस रतनपुर के कलचुरी शासक का। इसके बाद आएगा हमारा रायपुर के कलचुरी शासक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित कीजिए। पहला दिया है जाजलदेव प्रथम, तो जाजलदेव प्रथम का शासन काल था 1090 से, तो इसका है पहले का चौथा। दूसरा पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल था 1135 से इनका शासनकाल आरंभ होता है, तो इन बी का पहला। फिर बहारेंद्र साय का शासनकाल 1495 है, तो तीसरे का दूसरा, मतलब सी का दूसरा। चौथा लक्ष्मण साय का शासनकाल 1581 है, मतलब डी का तीसरा। और ऐसा ऑप्शन हमारा दिया है, ऑप्शन ए ही दिया है। ए का जो है 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ये व्याख्या है। अब नेक्स्ट जो है रायपुर के कलचुरी शासन, ये भी कलचुरी शासन ही है। रतनपुर के कलचुरी शासन से ही अलग होकर रायपुर की शाखा बनी थी। रायपुर के कलचुरी वंश का शासनकाल लगभग 1300 ईस्वी से लेकर 1753 ईस्वी तक था, जिसमें इस वंश के संस्थापक केशव देव को माना जाता है
और कहीं कहीं आयोग ने रामचंद्र देव को भी संस्थापक माना है। इस वंश की राजधानी खल्लारी थी और इस वंश का अंतिम शासक अमर सिंह देव थे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वंश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक का प्रथम शासक कौन था? रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक का प्रथम शासक कौन था? ये पूछ रहा है रतनपुर से रायपुर में आने वाले पहले कलचुरी शासक कौन थे? ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, ऑप्शन बी रामचंद्र देव, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी अजीत सिंह, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रामचंद्र देव। अगर केशव देव को भी इसमें दिया रहता तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता, लेकिन इसमें रामचंद्र देव को दिया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या। छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग द्वारा रायपुर में रतनपुर के गौड़ कलचुरी शासक का प्रथम शासक रामचंद्र देव को माना है, जबकि परंपरागत रूप से केशव देव को रायपुर के कलचुरी लहुरी शाखा का संस्थापक व प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं आयोग ने रामचंद्र देव को माना है और लेकिन परंपरागत रूप से केशव देव प्रथम शासक थे रायपुर के लहुरी शाखा के। संभवतः आयोग ने उत्तर रामचंद्र देव इसलिए लिया होगा क्योंकि रायपुर नगर की स्थापना रामचंद्र देव ने की थी, अतः वह रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक का प्रथम शासक था। तो आप समझ गए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? तो अभी हमने देखा था रामचंद्र देव ने रायपुर की स्थापना की थी और रायपुर की स्थापना रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर की थी। ब्रह्मदेव राय के नाम पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर का नाम किसके नाम पर पड़ा था? अभी मैं बताया था ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मदेव राय के नाम पर पड़ा और ये जो है रामचंद्र देव के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? ब्रह्मदेव का जो रायपुर शिलालेख है वो किस संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी नागपुर हो जाएगा। रायपुर देख के रायपुर को टिक नहीं लगा देना, इसका सही आंसर है नागपुर। व्याख्या। रायपुर के कलचुरी लहुरी शाखा के 2 शिलालेख रायपुर व खल्लारी से प्राप्त हुए हैं। इसमें से रायपुर शिलालेख नागपुर संग्रहालय में संरक्षित है। रायपुर शिलालेख जो है नागपुर संग्रहालय में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? रायपुर वंश के अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी उमेद सिंह, ऑप्शन सी सूरत सिंह, ऑप्शन डी कुशल सिंह, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमर सिंह अंतिम शासक था। व्याख्या। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम स्वतंत्र शासक अमर सिंह था। इसके बाद मराठों के अधीन अंतिम शासक शिवराज सिंह था, जिसे मराठों ने जीवन यापन के लिए महासमुंद तहसील के अंतर्गत बड़गांव सहित कर मुक्त 5 गांव दिए। मराठों के अधीन अंतिम शासक शिवराज सिंह थे, जिन्हें जीवन यापन के लिए महासमुंद तहसील के बड़गांव सहित 5 गांव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में निम्नलिखित 3 परगने दिए। तो अमर सिंह को मराठों ने कौन कौन से 3 परगने दिए थे देखते हैं। ऑप्शन ए रायपुर, राजिम, नवागांव। तो रायपुर राजिम तो था, नवागांव नहीं था, तो ये गलत। ऑप्शन बी राजिम, आरंग और सिरपुर। तो इसमें आरंग और सिरपुर नहीं है, तो ये भी गलत। तीसरा रायपुर, राजिम और पाटन। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी है, रायपुर, राजिम और पाटन को परगने दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे।
तो कौन कौन से रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे देखते हैं। पहला चामुंड सिंह देव, तो ये थे, ये सही है। दूसरा मोहन सिंह देव, ये नहीं थे। तीसरा उमेद सिंह देव, ये थे। चौथा अमर सिंह देव, ये भी थे रायपुर के कलचुरी वंश के शासक। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख लेते हैं। वह शासक जो रायपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित थे। पहला चामुंड सिंह 1528 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक थे। दूसरा उमेद सिंह 1685 से 1705 ईस्वी तक थे। तीसरा अमर सिंह 1741 से 1753 ईस्वी तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता है। तो रायपुर शाखा के जो शासक हैं उसको कौन से नाम से संबोधित किया जाता है, कौन से उपाधि से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए महाराज कुमार राज, ऑप्शन बी महाराजाधिराज, ऑप्शन सी महासामंत, ऑप्शन डी महामात्य कुमार। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराज कुमार राज उपाधि से संबोधित किया जाता था। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को महाराज कुमार राज की उपाधि से संबोधित किया जाता था। अब नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन, कलचुरी कालीन प्रशासन से संबंधित। तो ये जो रतनपुर के कलचुरी शासक और रायपुर के कलचुरी शासक थे, दोनों के प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। तो अभी मैंने बताया था कलचुरी शासक वाले ने किया था, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासनकाल 990 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक रहा, जो कि इस राज्य में शासन करने वाले वंशों में सर्वाधिक लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की दो शाखाएं कौन सी थी। तो रतनपुर और रायपुर थी, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रतनपुर और रायपुर। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की दो शाखा रतनपुर और रायपुर शाखा विद्यमान थे। शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर के कलचुरियों ने शासन किया, जबकि दक्षिण में रायपुर के कलचुरियों ने शासन किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में हेहय वंशी कलचुरी शासकों की राजधानी थी। हेहय वंशी कलचुरियों को ही कहा जाता था। कौन कौन सा इनका राजधानी था वो देखते हैं। पहला तुम्माड़, तो ये राजधानी थी, ये सही है। दूसरा रतनपुर भी कलचुरियों की राजधानी थी। तीसरा पाली, पाली कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। पाली कोरबा में 9वीं शताब्दी में बाण वंश का शासन था, तो ये बाण वंश की राजधानी थी। और चौथा रायपुर, तो रायपुर भी थी रायपुर शाखा की, इसलिए पहला, दूसरा और चौथा सही है हमारा, जो हमारा आंसर ऑप्शन डी में है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में हेहय वंशी कलचुरी शासकों की निम्न राजधानियाँ थी। पहला तुम्माड़, दूसरा रतनपुर, तीसरा रायपुर, चौथा त्रिपुरी, पांचवा प्रयाग, छठवां काशी, सातवां कालंजर, आठवां खल्लवाटिका। तो इस तरीके से 8 राजधानी थी कलचुरियों की, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। ऑप्शन ए त्रिपुरी, ऑप्शन बी तुम्माड़, ऑप्शन सी जाजल्यपुर, ऑप्शन डी रतनपुर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जाजल्यपुर कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांवों से मिलकर बना था। तो प्रत्येक गढ़ कितने गांवों से मिलकर बना था। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 12।
तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 84। याद रखिए एक गढ़ में कितने 7 बरहा होता था, बरहा। और एक गढ़ में अगर क्या पूछा जाए, गांव पूछा जाए तो 84 गांव होता था। अगर एक गढ़ में कितने बरहा बोला जाए तो 7 बरहा, और एक गढ़ में 84 गांव होता था। और एक बरहा में 12 गांव होते थे, एक बरहा में 12 गांव होते थे, इसको ध्यान रखें। आइए व्याख्या देख लेते हैं। अच्छा, व्याख्या में ये लिखा हुआ है। व्याख्या, कलचुरी प्रशासन की इकाइयाँ निम्न हैं। इकाई प्रमुख और विशेष। पहले राष्ट्र, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राजा होता है। और इसका विशेष सर्वोच्च इकाई, ये सर्वोच्च इकाई होता है। दूसरा, राष्ट्र के नीचे में विषय होता है और इसका प्रमुख विषयपति होता है। और इसका ये क्या है? जिला इसका विशेष होता है। तीसरा, देश जनपद, देश और जनपद का प्रमुख महामंडलेश्वर होता है। लाखों गांवों का एक समूह होता है जिसको देश या जनपद कहा जाता था। चौथा, मंडल, इसका प्रमुख मांडलिक होता था और ये विकास खंड में बटा हुआ होता था। अब पांचवा है गढ़, गढ़ दीवान इसका प्रमुख होता था जिसे गढ़ाधिपति भी बोला जाता था। एक गढ़ में 7 बरहा होता था। और छठवा है बरहो, बरहो का प्रमुख होता था दाऊ जिसको तालुकाधिकारी भी बोला जाता था। और एक बरहा में 12 गांव होता है और एक गढ़ में 84 गांव होता है, याद रखें। सातवां, ग्राम, ग्राम का प्रमुख होता था गौटिया और इसका विशेष है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ये। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होता था? ग्राम होता था जिसका प्रमुख गौटिया होता था। तो ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी कौन था? पहला ऑप्शन ए दीवान, ऑप्शन बी दाऊ, ऑप्शन सी गौटिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। व्याख्या अभी देखे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था? रतनपुर राज्य की इकाई कौन सा गढ़ नहीं था? ऑप्शन ए लाफागढ़, ऑप्शन बी सोनाखान, ऑप्शन सी उपरोड़ा, ऑप्शन डी राजनांदगांव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी राजनांदगांव हो जाएगा। राजनांदगांव रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी चिस्म ने सन 1868 ईस्वी में कलचुरी राजा कल्याण साय 1544 से 1581 ईस्वी की राजस्व पुस्तिका को आधार बनाकर, याद रखना ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी जो चिस्म था उसने कल्याण साय की राजस्व पुस्तिका को आधार बनाकर इस क्षेत्र को 36 गढ़ों में बांटा था। जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है उसको 36 गढ़ों में बांटा था। 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर राज्य के अधीन एवं 18 गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर राज्य के अधीन थे। छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में इसे ही सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है। ये जो 18 गढ़ बटे थे शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में, इसी के ही आधार पर छत्तीसगढ़ हुए और छत्तीसगढ़ का नाम बना, ये सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है। उक्त छत्तीसगढ़ों का नाम निम्नानुसार है। अ रतनपुर शिवनाथ नदी के उत्तर में, इसमें कौन कौन से गढ़ आएंगे देखते हैं। रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरोदगढ़, कोटगढ़, नवागढ़, सोढ़ीगढ़, ओखरगढ़, पंडरभाठा, सेमुरियागढ़, मदनपुर चांपा, लाफागढ़, कोसगई, छुरी, कोसगई जो है छुरी के अंदर में है, और मदनपुर चांपा, केदागढ़, मातिनगढ़, उपरोरागढ़, कंडरी, करकट्टी, करकट्टी। तो ये सब क्या है? रतनपुर जो शिवनाथ नदी के उत्तर में थे, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है ब में रायपुर शिवनाथ नदी के दक्षिण में।
रायपुर, पाटन, शिमगा, सिंगारपुर, लवंग, अमीरा, दुर्ग, शारदा, सिरसा, मोहदी, खलारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंगारगढ़, सुअरमाल, टेगनागढ़, अकलवाड़ा, वर्तमान का अकलतरा। ये इतने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? पंचकुल नामक एक संस्था स्थानीय प्रशासन करने के लिए किन शासकों ने बनाई थी? ऑप्शन ए कलचुरी, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी काकतीय, ऑप्शन डी नागवंशी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलचुरी। व्याख्या, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था कलचुरियों ने बनवाई थी। इसमें कुल 5 से 10 सदस्य होते हैं जिन्हें महत्तर कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? पंचकुल के सदस्यों को महत्तर कहा जाता था और सदस्य प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। सदस्यों को महत्तर और उसके प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। पंचकुल में 6 प्रमुख अधिकारी, मुख्य पुलिस अधिकारी, पटेल, तहसीलदार, लेखक, कर्णिक, लेखक को ही कर्णिक भी बोला जाता था, शुल्क ग्राहक, प्रतिहारी होते थे। तो इसमें जो 6 होते थे कौन कौन से होते थे? पुलिस अधिकारी, पटेल, तहसीलदार, लेखक कर्णिक, शुल्क ग्राहक और प्रतिहारी होते थे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? जो लगान लगाता था उस अधिकारी का पद नाम क्या था, ये पूछा गया है। ऑप्शन ई महाबलाधिकृत, ऑप्शन बी अक्षपटलिक, ऑप्शन सी महाप्रमात्र, ऑप्शन डी राजस्व सचिव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाप्रमात्र। महाप्रमात्र कहा जाता था लगान अधिकारी को। व्याख्या, कलचुरी प्रशासन के प्रमुख अधिकारी, महामंत्री सर्व प्रमुख अधिकारी होता था, महामात्य प्रमुख मंत्री होता था, महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख होता था, महामात्र जमाबंदी विभाग का प्रमुख लगान निर्धारण करने वाला, जमाबंदी विभाग का प्रमुख और लगान निर्धारण करने वाला था। पूर्व प्रधान नगर प्रमुख अधिकारी होता था, पूर्व प्रधान। महासंधि विग्रह विदेश विभाग का प्रमुख होता था, जैसे विदेश मंत्री अभी होते हैं वैसे विदेश विभाग का प्रमुख महासंधि विग्रह था। महापुरोहित महाधर्मकर्णिक धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था, जैसे अभी के पुरोहित होते हैं पंडित वैसे। महाभंडागारिक प्रमुख कोषाध्यक्ष होता था, प्रमुख कोषाध्यक्ष महाभंडाधारिक। महाबलाधिकृत मुख्य सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था। दांडिक न्याय अधिकारी को, दंड देने वाले को दांडिक मतलब न्याय अधिकारी। नेक्स्ट, महाझपटलिक राजस्व विभाग, महाझपटलिक राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का पद नाम बताइए। जमाबंदी विभाग के प्रमुख पद नाम अभी व्याख्या में देखे थे, यही लगान अधिकारी भी होता था। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा महाप्रमात्र। महाप्रमात्र जो है जमाबंदी विभाग का अधिकारी भी था और लगान अधिकारी भी था जो लगान निर्धारण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए, मतलब उत्तर को हम लोग इस तीनों में से कौन सा सही है वो देखना है। पहला, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे, तो ये गलत है। राजतंत्र में राजा के अधिकार सीमित नहीं होंगे। नेक्स्ट, प्रशासन के विभागों का दायित्व महात्य मंडल के सदस्यों पर होता था, तो ये सही है। नेक्स्ट, राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे, तो ये भी सही है। ऊपर के क्वेश्चन में देखे थे तो इसमें ब और सा सही है, हमारा ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। व्याख्या, प्रशासन के विभागों का दायित्व महात्म मंडल के सदस्यों पर होता था। राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। कलचुरी प्रशासन में राजा को सर्वाधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला, इसमें भी सही बताना है ना। पहला, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी, तो ये सही है, राजा को पूरा अधिकार होता था। दूसरा, राजा की सहायता के लिए अमात्य मंत्री होते थे, ये भी सही है। तीसरा, संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों प्रांतों में विभाजित था, तो ये भी सही है। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, जो हमारा ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। राजा की सहायता के लिए अमात्य मंत्री होते थे। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था, ये वही जो लिखा था वही है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था, तो ये सही है। दूसरा, प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी, ये भी सही है। तीसरा, गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था, तो ये गलत है। गांव के प्रशासन का प्रमुख गौटिया होता था, ऊपर हम लोग डिटेल में देखे थे। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या वही दिया है जो क्वेश्चन में लिखा है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में प्रमुख अधिकारियों का नाम दिया है और सूची 2 में उनको कौन सा विभाग मिला है उसको पूछा गया है। आइए देखते हैं। ए, महाक्षपटलिक क्या था? महाक्षपटलिक को राजस्व विभाग प्राप्त था, तो इसका दूसरा हो जाएगा। बी, दांडिक मतलब क्या है? न्याय करने वाला, जो दंड देता है, इसका पहला हो जाएगा। महाधर्मकर्णी धर्म विभाग से रिलेटेड था और महासंधि विग्रह विदेश विभाग से रिलेटेड था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए का है दूसरा, बी का है पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें जो व्याख्या दिया है वो गलत दिया है। महाक्षपटलिक को न्याय विभाग दे दिया है, दांडी को राजस्व, महाधर्मकर्णिक विदेश विभाग और महासंधि विग्रह धर्म विभाग। तो ये शायद प्रिंट मिस्टेक होगा, ये गलत है, इसको मत देखिएगा। ऊपर हम लोग एक टेबल देखे थे ना, उसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कलचुरी का। अब कलचुरी कालीन कला एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। कलचुरी कालीन कला एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त अनुयायी थे? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी काली। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये शिव जी के अनुयायी थे कलचुरी। व्याख्या, कलचुरी राजा धर्मनिरपेक्ष हुआ करते थे। वास्तव में कलचुरी शासक शिव के उपासक थे। वो धर्मनिरपेक्ष हुआ करते थे, मतलब उनके शासन में सभी धर्म को सम्मान था, लेकिन वो शिव जी के उपासक थे। यह प्रायः शिव मंदिर बनवाते थे और उसके द्वार पर ओम नमः शिवाय का अंकन होता था। तो ये शिव जी के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? कलचुरी वंश की कुल देवी गजलक्ष्मी थी। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी शासक राजसिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए तारीख ए है ये वंशी, तो नहीं, ये गलत है। ऑप्शन बी खूब तमाशा, तो कलचुरी काल के गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा को लिखा था, ये सही है। इसमें छत्तीसगढ़ शब्द का भी प्रयोग किया था। व्याख्या, कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने वर्ष 1746 में खूब तमाशा ग्रंथ की रचना के साथ ही सुदामा चरित, जैमिनी अश्वमेध तथा राम प्रताप
अपूर्ण अपूर्ण राम प्रताप जो थे अपूर्ण, इसको इसके बेटे ने पूर्ण किया था। ये सब की रचना की थी। गोपाल मिश्र का बेटा कौन था? माखन मिश्र, जिसने राम प्रताप को पूरा किया था। ये सारी रचना, ये इसमें जो देखिए अभी वो रचना किसका था? गोपाल मिश्र का था। और ये राम प्रताप जो था माखन मिश्र ने उसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? तो अभी देखे थे गोपाल मिश्र ने की थी। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खल वाटिका में विष्णु मंदिर का निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम था? ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी यश, ऑप्शन सी रत्न सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देवपाल ने खल वाटिका में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित था? ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी खल्लारी। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी खल्लारी हो जाएगा। इसी देवपाल मोची ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था खल वाटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? तो ये जो गज किला है वो कहाँ पे स्थित है, उसी को पूछा है मेन। ऑप्शन ए जसपुर, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी रतनपुर। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी रतनपुर है। छत्तीसगढ़ में गज किला बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित है। तो हमारा यहाँ पे कलचुरी शासन का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पिछले वीडियो को भी देखिए, इस वीडियो को भी देखिएगा, और अगर थोड़ा भी इम्पोर्टेंट लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। कवर्धा के फड़ी नागवंश का शासनकाल 11वीं से 14वीं शताब्दी तक थी, और इनका शासन क्षेत्र कवर्धा था, और इस वंश के संस्थापक हरिराज थे। अंतिम शासक मोनिंग देव थे। इसी वंश ने ही कवर्धा के भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था, जो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वंश का पहला क्वेश्चन। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था? रतनपुर के कलचुरी वंश के एक राजकुमारी थी, उसका इस वंश के किस राजा के साथ विवाह हुआ था? ऑप्शन ए राज सिंह, ऑप्शन बी कन्हर देव, ऑप्शन सी ईशान देव, ऑप्शन डी रामचंद्र देव। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रामचंद्र देव। व्याख्या, रतनपुर के कलचुरी वंश की राजकुमारी अंबिका देवी का विवाह फणी नागवंशीय शासक रामचंद्र देव से हुआ था। राजकुमारी का नाम क्या था? अंबिका देवी। इनका विवाह रामचंद्र देव से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोरम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? भोरम देव इसमें से किस नागवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए फड़ी नागवंश, ऑप्शन बी करकोटक, ऑप्शन सी वासुकी, ऑप्शन डी छिंदक। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फड़ी नागवंश। फड़ी नागवंश के राजा गोपाल देव ने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। व्याख्या, फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव ने सन 1089 11वीं शताब्दी में कवर्धा के छपरी के निकट चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था। कवर्धा के छपरी के निकट चौरा ग्राम में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था। भोरम देव मंदिर का निर्माण नागर शैली चंदेल शैली में हुआ है। चंदेलवासी खजुराहो मंदिर से समानता के कारण भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। भोरम देव मंदिर का जो समानता है चंदेलवासी खजुराहो मंदिर के समान है, दिखता है, इसी कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि छपरा से प्राप्त प्रतिमा लेख से यह जानकारी मिलती है कि भोरम देव मंदिर निर्माण में लक्ष्मण देव राय गोपाल देव का सहयोगी था। मतलब भोरम देव के मंदिर के निर्माण में लक्ष्मण देव राय ने गोपाल देव का सहयोग किया था। क्वेश्चन, भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ ऑप्शन ए छिंदक नागवंश काल में, ऑप्शन बी नलवंश काल में, ऑप्शन सी फड़ी नागवंश काल में, ऑप्शन डी कलचुरी नागवंश काल में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छिंदक नागवंश काल में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था।
आप कमेंट में बताइएगा कि नल वंश के काल में कौन से मंदिर का निर्माण हुआ था। नल वंश में भी एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण हुआ था, विलास तुंग ने करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि फड़ी नागवंश शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, उनका नाम क्या है? फड़ी नागवंशी शासकों ने छत्तीसगढ़ में एक मंदिर बनवाया था, उस मंदिर का क्या नाम है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए भोराम देव मंदिर, ऑप्शन बी रेवंत मंदिर, ऑप्शन सी शिव मंदिर, ऑप्शन डी बूढ़ा मंदिर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भोराम देव मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोराम देव मंदिर का निर्माण ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी में चोल वंश के द्वारा, तो ये गलत है। ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी में फड़ी नागवंशी द्वारा, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। कवर्धा के फड़ी नागवंश ने 11वीं शताब्दी में भोराम देव मंदिर का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया। लक्ष्मण देव राय कौन? शासक गोपाल देव का सहयोगी था, जिसने भोराम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भोराम देव मंदिर। याद रखें, गोपाल देव के नाम से भी क्वेश्चन को पूछता है और लक्ष्मण देव राय के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के फड़ी नागवंशीय राजाओं का मड़वा महल मंदिर शिलालेख किस सन का है? फड़ी नागवंशीय राजा रामचंद्र देव ने मड़वा महल बनवाया था अंबिका देवी से जब उन्होंने विवाह किया था। तो वो कौन से सन में बनाया था ये पूछा गया है। ऑप्शन ए डी 1406, ऑप्शन बी AD 1349, ऑप्शन सी AD 1232, ऑप्शन डी AD 1157। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मड़वा महल का निर्माण AD 1349 में हुआ था। व्याख्या, छत्तीसगढ़ के फड़ी नागवंशीय शासक रामचंद्र देव की पत्नी अंबिका देवी द्वारा छपरी ग्राम में मड़वा महल का निर्माण 1349 ईस्वी में करवाया गया था। इस तरह मड़वा मंदिर शिलालेख सन 1349 फड़ी नागवंशी राजाओं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर्धा महल डिजाइन और निर्माण किया गया। कवर्धा महल का डिज़ाइन और निर्माण किसके द्वारा किया गया ये पूछा गया है। ऑप्शन ए महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, ऑप्शन बी गुरु घासीदास द्वारा, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य द्वारा, ऑप्शन डी राजा उजियार सिंह द्वारा, ऑप्शन ई बिम्बाजी भोसले द्वारा। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए है, महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा कवर्धा पैलेस, कवर्धा महल का डिज़ाइन किया गया था, डिज़ाइन और निर्माण किया गया था। व्याख्या, कवर्धा पैलेस महल का निर्माण सन 1930 से 1939 के मध्य कवर्धा रियासत के राजा महाराजा धर्मराज सिंह ने करवाया। यह महल लगभग 11 एकड़ में फैला हुआ है। विशेष बात यह है कि इस महल का निर्माण और डिज़ाइन स्वयं महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा किया गया। इस महल के प्रथम गेट को हाथी गेट या हाथी दरवाज़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचराही में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश से है? ऑप्शन ए सरपुरीय वंश, ऑप्शन बी पांडु वंश, ऑप्शन सी फड़ी नागवंश, ऑप्शन डी नल वंश। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फड़ी नागवंश। पचराही में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध छत्तीसगढ़ के फड़ी नागवंश से है। व्याख्या, कबीरधाम जिले में स्थित पचराही एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह हाफ नदी के दक्षिण में बोडला ग्राम के पास है। इस क्षेत्र का उत्खनन वर्ष 2007 में किया गया। यहाँ से प्राप्त मंदिर साक्ष्य तथा सिक्के निम्न हैं। इस जगह से प्राप्त मंदिर और सिक्के निम्न हैं। पहला, टीले में कंकालीन माता मंदिर,
दूसरा चामुंडा माता मंदिर, तीसरा फड़ी नागवंशीय शासक तक्कड़ देव व ईशान देव का तांबा सिक्का। नेक्स्ट, लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, कलचुरी शासक प्रताप मल्ल का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है पचराही, आप समझ सकते होंगे। नेक्स्ट हमारा राजवंश है बस्तर के छिंदक नागवंश। अभी हम कवर्धा के नागवंश को पढ़े थे, कवर्धा के फड़ी नागवंश थे, और बस्तर के छिंदक नागवंश है। इस वंश का शासनकाल 1023 से 1024 ईस्वी तक है। शासन क्षेत्र चक्रकोट, भ्रमरकोट एवं बारसूर था। राजधानी इनका बारसूर एवं दंतेवाड़ा। इस वंश का शासक नृपतिभूषण था। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1333 एडी, ऑप्शन बी 1334 एडी, ऑप्शन सी 1332 एडी, ऑप्शन डी 1023 एडी। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1023 एडी में बस्तर के छिंदक नागवंश का स्थापना हुआ था। व्याख्या, बस्तर के छिंदक नागवंश की स्थापना 1023 ईस्वी में नृपतिभूषण ने की थी। छिंदक नागवंश का शासनकाल 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक रहा। 1023 से 1324 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर के छिंदक नाग राजा के पहले राजा का नाम क्या था? ऑप्शन ए दरियादेव, ऑप्शन बी अजमेर सिंह, ऑप्शन सी नृपतिभूषण, ऑप्शन डी सोमेश्वर देव। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी नृपतिभूषण जो संस्थापक थे। व्याख्या, बस्तर के छिंदक नागवंश के शासक निम्न हैं। पहले शासक नृपतिभूषण जो संस्थापक थे, दूसरे जगदेव भूषण, तीसरे मधुरांतक देव, चौथे सोमेश्वर देव प्रथम, नेक्स्ट कन्हर देव प्रथम, जयसिंह देव प्रथम, राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, जगदेव भूषण नरसिंह देव, नेक्स्ट कन्हर देव द्वितीय, देन लास्ट और अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन बस्तर के छिंदक नागवंश के निम्नलिखित शासक थे। पहला सोमेश्वर देव, दूसरा कन्हर देव, तीसरा जयसिंह देव, ये चौथा परमेश्वर देव। ये चारों में से ये तीन जो है इस वंश के शासक हैं, बाकी परमेश्वर देव इस वंश के शासक नहीं है। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सही है, जो हमारा आंसर ऑप्शन ए को बनाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित निम्नलिखित शासक थे। पहला सोमेश्वर देव, दूसरा गोपाल देव। तो गोपाल देव इस वंश के शासक नहीं है, ये फड़ी नागवंश के शासक थे, कवर्धा के फड़ी नागवंश। तीसरा कन्हर देव, चौथा जयसिंह देव। तो पहला, तीसरा और चौथा बस्तर के छिंदक नागवंश के शासक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे। पहला सोमेश्वर देव, दूसरा कन्हर देव, तीसरा नरसिंह देव, चौथा जयदेव। तो जयदेव जो है इस वंश के शासक नहीं है, बाकी सोमेश्वर देव, कन्हर देव और नरसिंह देव इस वंश के शासक है। पहला, दूसरा और तीसरा हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के इस बारे में जानकारी मिलती है? कुरुसपाल शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए हर्षगुप्त, ऑप्शन बी महाप्रवरराज, ऑप्शन सी सोमेश्वर देव प्रथम, ऑप्शन डी महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सोमेश्वर देव प्रथम। व्याख्या, कुरुसपाल शिलालेख का संबंध छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव प्रथम से है। कुरुसपाल शिलालेख से तिथि की जानकारी नहीं मिलती है। इस शिलालेख से तिथि की जानकारी नहीं मिलती है, ध्यान रखें। कुरुसपाल शिलालेख नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखी है। जो कुरुसपाल का जो शिलालेख है वो नागरी लिपि है और उसका भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है।
कुरुषपाल शिलालेख में उल्लेखित है कि सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरांतक देव का वध किया था। सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरांतक देव का वध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुषपाल शिलालेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? ऑप्शन ए जगदेव भूषण, ऑप्शन बी नृपति भूषण, ऑप्शन सी सोमेश्वर देव प्रथम, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र देव। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या में हमने देखा है सोमेश्वर देव प्रथम ने मधुरांतक देव का वध किया था। नेक्स्ट हमारा वंश है काकतीय वंश। बस्तर के काकतीय वंश को चालुक्य वंश भी कहा जाता था। इस वंश का शासनकाल 1324 से 1961 ईस्वी तक था। 1324 से 1961 ईस्वी तक। शासन क्षेत्र बस्तर, चक्रकूट, भ्रमरकोट था। इस वंश का संस्थापक छत्तीसगढ़ में अन्नम देव थे और वारंगल में भी इस वंश का शासन था। तो वहाँ का जो संस्थापक था वो गणपति थे। अंतिम शासक प्रवीर चंद्र भंज थे और प्राचीन राजधानी काकतीयपुर थी। और इसके अलग अलग समय में अलग अलग राजधानी भी बनी है, जैसे मधुंता, चक्रकूट, बस्तर, जगदलपुर, ये सबको इस वंश की राजधानी बनाई गई थी। कुल देवी दंतेश्वरी देवी है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वंश का पहला क्वेश्चन। बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश अर्थात काकतीय वंश। ऑप्शन ए अजमेर सिंह, ऑप्शन बी अन्नम देव, ऑप्शन सी वीर नारायण सिंह, ऑप्शन डी ध्रुवो मारिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के काकतीय वंश का संस्थापक अन्नम देव थे। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या, बस्तर के चालुक्य वंश या काकतीय वंश की स्थापना सन 1324 ईस्वी में राजा अन्नम देव ने की थी। काकतीय वंश का शासनकाल 1324 से 1961 तक रहा। ज्ञात हो कि काकतीय वंश बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है। इस वंश का शासन क्षेत्र बस्तर, चक्रकूट, भ्रमरकोट है। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन है? काकतीय वंश है, सर्वाधिक लंबे समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई थी? बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना कब हुई थी? हमने अभी देखा था 1324 में हुई थी। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के इस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था। इस राज्य के इस क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था? तो बताया था मैंने बस्तर में किया था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर में काकतीय वंश के निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। ये सारे के सारे काकतीय वंश के शासक हैं, उनका क्रम निर्धारित करना है। सबसे पहले अन्नम देव, इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। फिर दूसरा रहेगा पुरुषोत्तम देव, फिर तीसरा रहेगा दलपत देव, फिर चौथा में रहेगा नरसिंह देव। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, तीसरा और चौथा। अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव, फिर नरसिंह देव। व्याख्या, बस्तर में काकतीय वंश के शासनों का क्रम निम्न है। शासकों का क्रम निम्न है, शासनों लिखा हुआ है। पहला अन्नम देव, दूसरा हमीर देव, तीसरा भैरव देव, चौथा पुरुषोत्तम देव, पांचवा जयसिंह देव, छठवां नरसिंह देव, सातवां प्रताप राजदेव, आठवां जगदीश राजदेव, नौवां वीर नारायण देव, 10वां वीर सिंह देव, 11वां दिक्पाल देव, 12वां राजपाल, 13वां चंदेल मामा, 14वां दलपत देव, 5वां अजमेर देव, 6वां दरिया देव, 7वां महिपाल देव, 17वां महिपाल देव, 18वां भूपाल देव, 19वां भैरम देव, 20वां रुद्र प्रताप देव, 21वां प्रफुल्ल कुमारी, 22वां प्रवीर चंद्र भंज देव। ये सारे के सारे थे। और नोट याद रखिए, वर्तमान में बस्तर के राजा का दायित्व राजा कलम चंद्र भंज देव
1997 से अब तक संभाल रहे हैं। अभी वर्तमान में कौन है राजा? कलमचंद्र भंजदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर के काकतीय राजवंश के निम्नलिखित शासकों को शासनकाल के सही क्रम में लिखिए। तो इस क्रम के हिसाब से सबसे पहले आ जाएगा भैरम देव, फिर आएगा पुरुषोत्तम देव, फिर होगा नरसिंह देव, फिर प्रताप राजदेव। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला कथन, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका थी। तो ये गलत है, ये प्रथम महिला शासिका थी, द्वितीय नहीं थी। तो कथन एक गलत है। दूसरा, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था। ये भी गलत है, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1922 में हुआ था, ना कि 1916 में। कथन तीसरा, राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी का आयु 12 वर्ष था। तो ये हमारा सही है, प्रफुल्ल कुमारी देवी 12 वर्ष की थी। तो इसमें पहला और दूसरा गलत है और तीसरा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। कथन 1 एवं कथन 2 गलत है तथा कथन 3 सही है। व्याख्या, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1922 को हुआ था। प्रफुल्ल कुमारी देवी राज्याभिषेक के समय 12 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था? ऑप्शन ए नाग, ऑप्शन बी काकतीय, ऑप्शन सी वाकटक, ऑप्शन डी कलचुरी। हमारा आंसर ऑप्शन बी काकतीय वंश ने बनवाया था। व्याख्या, बस्तर के चालुक्य या काकतीय वंश के शासक दलपत देव ने 400 वर्ष पूर्व दलपत सागर तालाब झील का निर्माण कराया। यह झील बस्तर जिले के जगदलपुर नगर में स्थित है। किसने करवाया है? दलपत देव ने करवाया है। क्वेश्चन, दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी है? ऑप्शन ए काकतीय, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी कलचुरी। हमारा आंसर ऑप्शन ए काकतीय वंश हो जाएगा। चालुक्य काकतीय को ही बोला जाता था, लेकिन यहाँ पे काकतीय स्पेशल दे दिया है, तो आप काकतीय वंश को ही सेलेक्ट करें। व्याख्या, काकतीय वंश की कुल देवी माँ दंतेश्वरी है। इन्हीं के नाम पर अन्नम देव ने दंतेवाड़ा जिले के तराला ग्राम में शंखनी डंकनी नदी के संगम स्थल पर विश्व प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डंकनी शंखनी नदी के संगम पर। यहाँ पे काकतीय वंश भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम मध्यकालीन इतिहास की विविध प्रश्न को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेनका द्वार या दरवाज़ा कहाँ है? मेनका द्वार या दरवाज़ा कहाँ है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी मदनपुर, ऑप्शन सी धनपुर, ऑप्शन डी चैतुरगढ़, ऑप्शन ई रामगढ़। तो मेनका द्वार कहाँ है? चैतुरगढ़ में है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, मेनका द्वार दरवाज़ा कोरबा जिले के चैतुरगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे को खुदाई के समय प्राप्त हुआ? बिजली के खंभे के खुदाई के समय चांदी के सिक्के प्राप्त हुआ, वो कौन से स्थान पे हैं, कौन से जिले में? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी सुकमा। हमारा आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा दुर्ग। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। व्याख्या, मुगल कालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे को खुदाई के समय दुर्ग जिले से प्राप्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए हवेली, ऑप्शन बी रायपुर क्षेत्र, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी रतनपुर क्षेत्र। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी रतनपुर क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है?
ऑप्शन ए खरौद, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी पाटन, ऑप्शन डी सिरपुर। तो बस्तर को मध्यकालीन के समय में भ्रमरकोट कहा जाता था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में छत्तीसगढ़ के मंदिर है, सूची 2 में निर्माण करता है। पहला महामाया मंदिर सिरपुर। महामाया मंदिर का निर्माण रत्नदेव ने करवाया था। दूसरा लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर रानी वाष्टा ने करवाया था। तीसरा भोरमदेव मंदिर कवर्धा, ये गोपाल देव ने करवाया था। चौथा शिव मंदिर पाली, ये जयमऊ ने करवाया था। तो पहले का बा और दूसरे का आ, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को देखते हैं। पहले का बा और दूसरे का आ, ऑप्शन डी दिया है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ व्याख्या में वही दिया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सूची 1 मंदिर को सूची 2 निर्माणकर्ता वंश से मिलाइए। यहाँ पे वंश लिखा है, राजा का नाम नहीं। सूची 1 मंदिर, सूची 2 वंश। पहला लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, तो रानी वाष्टा ने करवाया था और वो सोम पांडु वंश की थी। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, चौथा, ए का चौथा। भोरमदेव मंदिर कवर्धा, ये गोपाल देव ने निर्माण कराया था और ये फड़ी नागवंशी शासक था। तो ये पहला हो जाएगा। तीसरा शिव मंदिर बारसूर, बारसूर के शिव मंदिर का निर्माण छिंदक नागवंशी शासक ने करवाया था। चौथा शिव मंदिर पाली, ये कलचुरी वंश ने करवाया था। पहले का चौथा और दूसरे का पहला है, तो देखते हैं। ये इसमें दिया है, देखो, पहले का चौथा और दूसरे का पहला। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये व्याख्या दिया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों एवं संबंधित शासकों के नामों को सुमेलित कीजिए। यहाँ अभिलेख दिया है और उसे संबंधित शासक को सुमेलित करना है। तो पहला है कुरुद। कुरुद शिलालेख जो है वो था नरेंद्र का, तो ये ए का हो जाएगा। दूसरा सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख, ये है शिवगुप्त बालार्जुन, ये वाष्टा का पुत्र था, तो ये बी हो जाएगा। तीसरा बारसूर शिलालेख, बारसूर शिला ये था जगदेव भूषण का, तो ये दूसरा। चौथा कोटगढ़ शिलालेख, ये पृथ्वीदेव द्वितीय का था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा, ये ऑप्शन बी में दिया है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये व्याख्या। तो इस तरीके से हमारा छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास बहुत बड़ा है। इसमें हम लोग चूरी काल के स्टार्टिंग से लेकर मराठा काल, फिर मराठा काल के बाद ब्रिटिश काल को देखेंगे। ब्रिटिश काल में 1857 की क्रांति रहेगी। सिहावा नगरी, जंगल सत्याग्रह, रायपुर षड्यंत्र, भारत छोड़ो आंदोलन, संविधान सभा का निर्माण होगा, रियासतों का मिलना, ये सारे के सारे रहेंगे। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आधुनिक भारत थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी इम्पॉर्टेंट लगा होगा आपके लिए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।